हेलो 12th क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। सो 12th स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ इकोनॉमिक्स की एक और नई वीडियो। इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 4 द थ्योरी ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। सो स्टूडेंट, इसके अंदर हमारा लास्ट टॉपिक बचता है मार्केट सप्लाई करो। मार्केट सप्लाई करो से पहले जितने भी टॉपिक थे हम डिस्कस कर चुके हैं। होप आपने प्रीवियस वीडियोस देख ली होंगी, अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें, क्योंकि ये हमारी इस चैप्टर की लास्ट वीडियो रहेगी। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि जितने भी वीडियो की हमारी आए आगे उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, सो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मार्केट सप्लाई करो। सो मार्केट सप्लाई करो होता क्या है वो समझते हैं। मार्केट सप्लाई करो में आपको देखना है, सबसे पहले ये डायग्राम ही देखो। डायग्राम से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि जो डायग्राम में आपको बता रखा है, पहले तो जो अलग अलग फर्म है उनके सप्लाई करो। ठीक है, दो हमारे पास फर्म है, फ्रॉम फर्स्ट एंड फ्रॉम सेकेंड, उनका सप्लाई करो दे रखा है। सो मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा कि दूसरा हमने मार्केट सप्लाई करो के अंदर अकेला एक बैंड दिखा रखा है। तो यहाँ पर जो दोनों के बीच में एस्टिमेशन है कि उनका टोटल आउटपुट एंड उनका नॉर्मल कॉस्ट उनकी प्रोड्यूसिंग के टाइम पर कितनी आई थी इस आउटपुट को निकालने के लिए। सो दोनों का यहाँ पर एस्टिमेशन बैंड हमने मार्केट सप्लाई करो के अंदर दिखा दिया, एक ही करो के द्वारा। सो ये होता है मार्केट सप्लाई करो। यही क्या होती है मार्केट सप्लाई, जब हम क्या देख के चलते हैं कि टोटल सप्लाई दो फर्म के बीच में कितनी है, तीन फर्म के बीच में कितनी है, उन्होंने टोटल कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया है, वही मार्केट सप्लाई होता है। कर्व इन दोनों का एक ही कर्व यूज कर लेंगे, एक ही बैंड एस्टिमेशन हम देख लेंगे। ओके, सो बात करें डेफिनेशन की, द मार्केट सप्लाई बैंड एस्टिमेट्स द कनेक्शन बिटवीन टोटल आउटपुट एंड द नॉर्मल फेयर कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दिस आउटपुट। ठीक है, देन उसके बाद सो मार्केट सप्लाई के अंदर हमें देखना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होता क्या है। मींस यहां पर यही देखना है कि हमें एक स्पेसिफिक प्राइस और उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं, उस वजह से जितने भी गुड्स की क्वांटिटी हमने सप्लाई किया उसमें कितना चेंजेस आएगा। मींस सप्लाई के अंदर चेंजेस हमें किसके रिगार्डिंग देखना है, प्राइस में चेंजिंग के रिगार्डिंग देखना है। सो क्या हो जाएगा इसका मतलब, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज मेजरमेंट ऑफ हाउ सेंसिटिव अ गिवन गुड्स क्वांटिटी इज टू बी चेंज इन प्राइसेस, कि जितने भी हमने सप्लाई की है उसके अकॉर्डिंग प्राइस में कितना चेंजेस आएगा, या प्राइस में चेंजेस होने की वजह से कितनी हमने सप्लाई की है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे ये वो देखो। सप्लाई करो हमें निकालना कैसे होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, प्राइस इलास्टिसिटी या एन लेके चलो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई बाय, हम क्या करेंगे यहां पर जितना प्राइस में चेंज आया है उसके साथ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, कैसे परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, क्वांटिटी बाय में टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई 100 के साथ कर दो। चेंज इन परसेंटेज प्राइस कैसे निकालेंगे, प्राइस चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय में टोटल प्राइस कितना था, मल्टीप्लाई 100 कर दो, कट हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर देंगे, क्वांटिटी चेंज बाय क्वांटिटी इनटू में पी बाय में चेंज इन प्राइस। सो फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास क्वांटिटी चेंज डिवाइड बाय क्वांटिटी इनटू में प्राइस चेंज डिवाइड बाय प्राइस बाय में चेंज इन प्राइस। ये वाला प्राइस है ना, क्वांटिटी और प्राइस जो पहले थी उसका वो कंपैरिजन करना है कि स्टार्टिंग में कितनी थी। ओके, समझ आ गया। उसके बाद हमारे पास कुछ केसेस आते हैं, वो देखो, एक्सट्रीम केसेस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, परफेक्ट इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी सप्लाई।
इस कंडीशन में होता क्या है, जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होती है वो इज इक्वल टू इनफाइनाइट होती है। मींस प्राइस में चेंज, प्राइस हमारा फिक्स होता है, जो क्वांटिटी क्या होती है चेंजेस होती जाती है, हॉरिजॉन्टल होता है। प्राइस हमारा क्या रहेगा फिक्स और क्वांटिटी चेंज होती जाएगी। दूसरा आता है हमारे पास परफेक्ट इन इलास्टिसिटी। इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा जिस तरीके से जीरो होगी, किसके इक्वल होगी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जीरो के, कि जिस तरीके से हमारे प्राइसेस इंक्रीज होते जाएंगे क्वांटिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होगा, उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू जीरो। क्वांटिटी कोई सप्लाई नहीं की भाई, इस कंडीशन में क्या हुआ, प्राइस फिक्स था, क्वांटिटी बढ़ती गई। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, तो इक्विलिब्रियम प्राइसेस, इस पॉइंट पे क्या होता है, सप्लाई ऑफ कमोडिटी इक्वल टू डिमांड होती है, इक्वल द डिमांड, की जो सप्लाई होती है कमोडिटी वो इक्वली उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग, जितनी डिमांड की थी उसी प्राइस, जितने प्राइस पे उतनी ही हमने सप्लाई कर दी। व्हेन अ मेजर इंडेक्स अंडरगोज a period of consolidation and sideway motion, the force of supply and demand are considered to be at relatively equal। जहां पर क्या होगा, हमारी सप्लाई और डिमांड इक्वल होगी एंड द मार्केट इज सेट टू बी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। मार्केट क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो जाएगी। देन उसके बाद क्या आता है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये तो प्राइस की बात थी कि प्राइस जितना चाहिए, जितने भी प्राइस पे था उन्होंने सप्लाई उतनी ही डिमांड के अकॉर्डिंग कर दी। अब इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि जहां पर हमें ये देखे कि कोई भी प्रोडक्ट है उसकी कोई भी ना तो कमी है ना वो ज्यादा मात्रा में है, तो इसका मतलब क्या होगा कि उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग ही तो क्वांटिटी दी जाएगी, तो क्वांटिटी इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, so when there is no scarcity or excess of product on the market, it is said to be in the equilibrium quantity। ना तो ज्यादा मात्रा में है और ना ही कमी है। When supply and demand meet, the quantity of an item that customer want to buy equal the quantity that producer are willing to produce। जितनी किसी भी कस्टमर को नीड थी उतनी ही उन्होंने उनको दे दी, सप्लाई कर दी। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डिमांड सप्लाई। फर्स्ट क्या है, मैक्सिमम प्राइस सीलिंग। प्राइस सीलिंग का, मैक्सिमम प्राइस सीलिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर प्राइस हाई कर दिए जाते हैं। हाई किस कंडीशन में किए जाएंगे, जब हमारे पास किसी भी गुड्स की डिमांड ज्यादा आ जाए लेकिन हमारे पास जो गुड्स है वो सप्लाई करने के लिए कम हो। डिमांड इंक्रीज हो जाए लेकिन उसके लिए सप्लाई क्या हो, लेस हो, कम हो, तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट क्या करती है, सीलिंग को इम्पोज कर देती है और प्राइसेस को हाई कर देती है, ताकि जितनी भी एक्सेस डिमांड थी उसके साथ रेशनाइज किया जा सके। ठीक है, तो डायग्राम से देखो इसको कि ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है। यहाँ पर क्या था, प्राइजेस और जो सप्लाई और डिमांड मीट कर रहे थे, दैट मीन वहां पर प्राइस फिक्स होना था। अब क्या हुआ कि जो डिमांड क्या थी, ज्यादा आने लगी और प्राइस जो सप्लाई थी वो कम हुई, तो उस कंडीशन में क्या किया, मार्केट ने प्राइस सीलिंग कर दी और इतनी क्वांटिटी वो दे पाई ज्यादा प्राइस पे। ठीक है, तो ये प्राइस सीलिंग होता है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है मिनिमम प्राइस सीलिंग। ये उसका बिल्कुल अपोजिट होता है। यहां पर क्या होगा कि हम सप्लाई, हमारे पास जो ज्यादा, हमने गुड्स ज्यादा बना दिए लेकिन उसको खरीदने वाले कंज्यूमर क्या है, कम है, तो उस कंडीशन में अगर हमारे पास गुड्स ज्यादा, डिमांड कम है, देन हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट क्या करेगी, उस गुड्स का प्राइस कम कर देगी, मिनिमम कर देगी उसको, जितना उससे हो सकेगा, जितने पे उसकी कॉस्ट कंपेयर हो सके। ठीक है, ये देखो प्राइस ऑफ ए कमोडिटी और क्वांटिटी बोट है एंड सोल्ड। यहां पर तो नॉर्मल था कि प्राइजेस इतने, प्राइजेस, डिमांड और सप्लाई इतनी इक्वल थी। उसके बाद क्या हुआ, ये एक्सेस सप्लाई थी, एक्सेस सप्लाई में क्या कर दिया गया, प्राइस को मिनिमम कर दिया गया, कम कर दिया गया। ठीक है, और जो एक्सेस डिमांड होती है वो नीचे शो होती है हमेशा, ये ध्यान रखना, और एक्सेस सप्लाई ऊपर शो होती है डायग्राम के पॉइंट से।
गॉट इट, क्लियर है ये वाला पॉइंट? अब समझ आ गया मैक्सिमम प्राइस सीलिंग और मिनिमम। भाई जब हमारे पास मैक्सिमम में क्या ध्यान रखना है, जब हमारे पास डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी, सप्लाई कम हो पाएगी। मिनिमम में क्या ध्यान रखोगे आप, डिमांड तो क्या होगी भाई, कम होगी, लेकिन हम सप्लाई करने के लिए प्रोड्यूसर है वो ज्यादा तैयार हैं। तो इसको जो इसके सपोर्ट में हम जो प्राइस सीलिंग होता है, मिनिमम प्राइस सीलिंग, इसको एक दूसरा नाम भी दिया जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, या हम कह सकते हैं इसको फ्लोर प्राइस। फ्लोर जमीन, सीलिंग छत, तो छत तो ऊपर होती है, प्राइसेस हाई होते हैं, फ्लोर नीचे, जमीन नीचे होती है, तो प्राइसेस नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो परचेजेस है उनको जितनी एक्स्ट्रा सप्लाई है ज्यादा प्राइस करके उनके साथ मीट करने की कोशिश की जाती है। क्लियर है? सो नेक्स्ट देखो, अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफ सप्लाई करो। क्या क्या इसके एडवांसमेंट होती है? सबसे पहले देखो, द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज रिड्यूस्ड एज टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस। सो एडवांसेस, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस के अकॉर्डिंग क्या होता है, प्रोडक्शन जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है वो कम होती जाती है। विद द हेल्प ऑफ असेंबली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूसर कैन जनरेट सिग्निफिकेंटली मोर गुड्स एंड सर्विसेज। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है उनको असेंबल करने में हेल्प करते हैं, और जो प्रोड्यूसर होते हैं वो ज्यादा गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जनरेट करते हैं। दस यहाँ पर टेक्नोलॉजी, अगर अच्छी टेक्नोलॉजी होगी उस टाइम की बात की गई है। द सप्लाई करो इज एंसिसेप्टेड to shift rightward and the marginal cost downward because of circumstances। यहाँ पर क्या होगा, सप्लाई करो तो शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड पे, और जो मार्जिनल कॉस्ट होगी वो नीचे आ जाएगी, कॉस्ट कम होने लग जाएगी, सप्लाई ज्यादा होने लग जाएगी। सप्लाई एंड टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ हैव अ बेनिफिशियली रिलेशनशिप। जो सप्लाई और जो टेक्नोलॉजी ग्रोथ है उनके बीच में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। Technologically advancement frequently result in lower production cost, allowing manufacturing to produce and sell more goods and services at same prices। कि अगर टेक्नोलॉजी अच्छी है तो क्या होगा कि जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो कम आएंगी, और जो मैन्युफैक्चरिंग की थी, जो रॉ मटेरियल वगैरह है उसको अच्छे से यूज किया जाएगा, और उससे प्रोडक्शन ज्यादा होगा, आउटपुट ज्यादा दे पाएंगे, तो गुड्स और सर्विसेज ज्यादा मात्रा में सेम प्राइस के ऊपर सेल की जाएगी। As a result, technologically advancement is accepted to boost supply, leading the supply करो to the shift to right। यहाँ पर क्या होगा, जो सप्लाई है उसके अंदर बहुत ही ज्यादा चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, समझ आ गया ये वाला पॉइंट? सो ये था हमारा चैप्टर द थ्योरी ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। थोड़ा ज्यादा टाइम लगा इस चैप्टर में, कुछ मैं वीडियो नहीं दे पाई थी रेगुलरली, और कुछ थोड़ा लेंथी था चैप्टर। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 5 को हम डिस्कस करेंगे। अभी तक अगर जितने भी हमने इस चैप्टर के टॉपिक किए कोई भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें, साथ के साथ कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।